हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम पढ़ रहे थे संसद के अंदर हमने जो कल हमारा आखिरी टॉपिक देखा था वो देखा था हमने प्रश्नकाल से संबंधित। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न और एक अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्नों की पहचान किस प्रकार से होती है कि उनके कलर क्या होता है, हरा होता है अपने पास में, अतारांकित का सफ़ेद होता है और अल्प सूचना वालों का कैसा होता है, हल्का गुलाबी और पीला कलर होता है। ये कल अपन ने आखिरी जो स्लाइड पढ़ी थी अपन ने उसमें पास में अपन देखा था तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्नों का कलर कौन सा होता है, हरा अपने पास में, ठीक है ये। फिर अतारांकित का सफ़ेद होता है और अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं अपने पास में वो होते हैं हल्के गुलाबी और पीले रंग वाले होते हैं। इनमें क्या होती है, छपी होती है, ताकि क्या होते हैं इनसे क्या पहचान की जा सकती है कि कौन सा प्रश्न तारांकित है, कौन सा अतारांकित है और कौन सा अल्प सूचना वाला प्रश्न अपने पास में, ठीक है। इसके पहले अपन ने देखा था कल स्थगन प्रस्ताव के बारे में, एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव तो 2 सत्र होते हैं, एक सत्र का समय होता है सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक और दूसरा सत्र होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके लिए क्या है, सदन को अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अनिश्चित काल कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी कितने समय के लिए उसको स्थगित किया गया अपने पास में, ठीक है। इसके बाद अनिश्चित काल अपन ने देख चुके हैं। फिर इसके बाद आता है विघटन। तो लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। और दूसरी बात क्या, खुद विघटित हो जाती है लोकसभा, क्या या तो कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाए या फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया जाता है, तो क्या लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद समाप्त होने वाले विधेयक कौन कौन से होते हैं, पहला विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में तो है परंतु क्या है राज्यसभा के द्वारा उसको हस्तांतरित किया गया है यानी ट्रांसफर किया जाता है अपने पास। फिर आता है एक कि लोकसभा में तो पारित हो चुका है परंतु राज्यसभा में क्या है विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है अपने पास में। तीसरा अपन ने देखा ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति का कारण क्या है पारित नहीं हुआ, मतलब ना तो उससे लोकसभा में सहमति मिली ना राज्यसभा में सहमति मिली, तो क्या राष्ट्रपति ने उसे क्या है विघटित होने से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 के अंदर है अपने पास में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है। पर वो क्या विधेयक समाप्त नहीं होता। फिर तीसरी ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में तो विचाराधीन है परंतु लोकसभा के द्वारा पारित नहीं है, मतलब राज्यसभा उस पर विचार कर रही है परंतु लोकसभा के द्वारा उसे पारित नहीं किया गया, नहीं उसे समाप्त किया गया है अपने पास। फिर ऐसा विधेयक आता है जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, तो वो भी समाप्त नहीं होता है अपने पास में। इसके बाद आते हैं गणपूर्ति कोरम की बात। गणपूर्ति क्या होती है, कुल सदस्य संख्या का 1/10% यानी 1/10वां भाग, अर्थात लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें अपने पास में, तो 543 सीटों का 10% होगा 54.3 अर्थात अधिकतम 55 सदस्य। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी अपने पास 250, तो 250 का 1/10वां भाग यानी 25 सदस्य। अगर राज्यसभा में 25 सदस्य और लोकसभा में 55 सदस्य अगर अनुपस्थित है तो क्या उसके अभाव में वो सदन को स्थगित कर दिया जाता है अपने पास में, ठीक है। अब अगर राज्यसभा की संरचना की अपन बात करें तो 250 सीटों का बंटवारा अपन ने देखा था, 5 सीटें पीओके की अपने पास, तो 245 सीटें बची। 245 सीटों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो 233 सीटें बचेगी। 233 सीटों में से 225 सीटें अपने पास राज्यों की और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 ही सीटें कितनी है केंद्र शासित प्रदेश के अपने पास में, ठीक है। ये अपन ने देखा था। इसके बाद देखा अपन ने संसद में भाषा के बारे में। तो एक तो जब अपन ने संविधान निर्माण के समय देखा था 58 अमेंडमेंट देखा था अपन ने। 58 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1987 में हुआ था। तो उसके अनुसार जो मूल संविधान था अपना वो इटैलिक भाषा इटैलिक शैली में लिखा गया था अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 से बोला गया एक आर्टिकल अलग जोड़े गए 394A, तो उसके अंतर्गत बोला गया कि संविधान के प्रत्येक भाग का क्या है हिंदी में रूपांतरण किया जाएगा अपने पास में, ठीक है। और यही बात इसके अधिनियम में बोली गई थी राजभाषा अधिनियम 1963 कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति भी कौन देता है, संसद में जो कार्यवाही की जाती है भाषा के अंदर उसके अंदर की मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार होता है और उसे फिर बाद में रूपांतरित किया जा सकता है हिंदी या अंग्रेजी दोनों के अंदर। इसके बाद अपन ने देखे थे मंत्री और महाधिवक्ता नीति महान्यायवादी थे,
ठीक है, कौन थे? महान्यायवादी की बात अपन ने करी थी। महान्यायवादी यानी होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो इनके क्या क्या अधिकार होते हैं? जैसे महान्यायवादी है तो सदनों की दोनों संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होता है, उसे सदन के किसी भी सदस्य में भाग लेने का, वो बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, वो कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। ठीक है, परंतु बस उसे एक ही अधिकार नहीं होता है, वो अधिकार उसे वोट करने का अधिकार नहीं होता है। किसको नहीं होता है? महान्यायवादी को नहीं होता है। आर्टिकल 76 की अपन ने बात करी और मंत्री की बात अपन ने करी थी। इसके बाद अपने पास लेमडेक सत्र। तो लेमडेक सत्र क्या होता है? जब पुरानी लोकसभा के जो सदस्य जो नई लोकसभा में सांसद नहीं बनते तो उनके लिए एक सत्र का आयोजन किया जाता है, उससे अपन लेमडेक सत्र बोलते हैं अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखी थी कार्यवाही के साधन प्रश्नकाल। अपन ने आते पहले देखा था 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। ठीक है, इसके बाद आज अपन पढ़ रहे, आज जो अपना टॉपिक है वो है शून्यकाल यानी 0 हावर की अपन बात करेंगे। ठीक है, 0 हावर की बात करेंगे। तो अब देखो, जैसे प्रश्नकाल की प्रक्रिया होती है ना, तो उस प्रक्रिया के नियमों में क्या है? शून्यकाल के नियम का उल्लेख देखने को हमें नहीं मिलता है। शून्यकाल के नियम का उल्लेख देखने को हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार से क्या है? एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है अपने पास में। ठीक है, अनौपचारिक होती है जिसमें क्या है? संसद या तो सदस्य के बिना ही पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, यानी संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। भाई, पहले की सूचना के मामले संसद के सदस्य के बिना उठा सकते हैं। और शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होगा। अब प्रश्नकाल कब समाप्त होगा अपने पास में? शुरू का पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है, उसके तुरंत बाद शून्यकाल चालू हो जाएगा और उससे क्या है? सदन के नियमित कार्य के कार्यसूची के साथ किया जाएगा। अर्थात जो सदन के डेली के जो कार्य होते हैं अपने पास में, उसकी कार्य की सूची के साथ ही किसे सम्मिलित किया जाता है? शून्यकाल को। और शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होगा। प्रश्नकाल शुरुआत के 1 घंटे जो होता है सदन की कार्यवाही का, उसके तुरंत बाद ही शून्यकाल को चालू किया जाता है। और दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। अर्थात जो प्रश्नकाल है शुरुआत का 1 घंटा और कार्यक्रम तय करने के जो बीच का मध्य का समय होगा उसे क्या बोलेंगे? हम शून्यकाल बोलेंगे। ठीक है, और संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत का दान होता है। और कब से चालू है? 1962 से चालू है अपने पास में। इसके बाद अपन देखते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती क्या होती है? किसी भी चीज़ में कटौती करना। अब देखो क्या है, यह प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। अब वाद विवाद समाप्त मतलब क्या चल रही है? आर्ग्यू चल रही है, तो आर्ग्यू में क्या कटौती करना, अर्थात उसे समाप्त करने के लिए क्या है? कटौती प्रस्ताव को लाया जाता है। अगर मान लो ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा तो वाद विवाद को रोककर क्या है? इसे मतदान के लिए रखा जाएगा। किसे रखा जाएगा? मतदान के लिए। और 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव का उल्लेख हमें संविधान में देखने को मिलता है संसद के अंदर। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के प्रस्ताव है। कौन से? कटौती प्रस्ताव। तो पहले तो साधारण कटौती, एक नॉर्मल कटौती की बात होती है। तो ये क्या है? वो किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मतलब किसी भी मुद्दे पर जब बात हो जाती है तो उस पर क्या है? पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, तो अब इसे क्या है? वोटिंग के लिए अलग रखा जाए। तो इसे कहेंगे अपन साधारण कटौती प्रस्ताव। साधारण कटौती प्रस्ताव की सामान्य चर्चा करके पर्याप्त उस पर बहस करके उसको क्या है? अलग से मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद आती है घटकों में कटौती। तो घटकों में कटौती क्या होती है? किसी प्रस्ताव का चर्चा से पहले विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। भाई, किसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है तो उसके पहले एक विधेयक या फिर क्या लंबे संकल्प अर्थात उसके बारे में बार बार बहस करना, तो उसका क्या है? एक लंबे समय तक के लिए एक समूह बना लिया जाता है। और वाद विवाद में इस भाग पर क्या संपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रख दिया जाता है। अब देखो ऊपर क्या आती है साधारण के अंदर, तो कि भाई एक फिक्स के लिए किस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे अपन अलग रख सकते हैं। परंतु इसे बाद में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पहले एक संकल्प तैयार करके समूह बना लिया जाएगा और फिर क्या है? इस भाग पर संपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है अपने पास। इसके बाद आती है अपने पास कंगारू कटौती। तो कंगारू कटौती क्या होती है? कि इस प्रकार के प्रस्ताव में सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होगा। अब कंगारू यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो पक्षी है वो पक्षी जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू है। तो उन्होंने उसे एक विशेष महत्व दे रखा है। तो कंगारू कटौती में भी ये बोला है कि जो हमारे पास महत्वपूर्ण यानी विशेष रूप से खंड होंगे यानी भाग होंगे तो उन पर ही हम बहस करेंगे और उन पर ही क्या मतदान करेंगे और बाकी को क्या है? छोड़ दिया जाएगा और उन्हें पारित मान लिया जाता है। भाई ठीक है, जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय हुआ तो उठा लिया, हाँ चलो इस पर बहस करने के योग्य। बाकी के जो अन्य जो होते हैं उन्हें क्या है? ठीक है पारित मान लिया, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें पारित मान लिया जाता है अपने पास।
फिर एक आता है गिलोटिन प्रस्ताव अपने पास में। तो क्या, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है, भाई कोई भी विधेयक या संकल्प है अगर उस पर चर्चा नहीं होती है तो मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर मिस्टेक से कोई भी प्रस्ताव या कोई भी भाग पर चर्चा छूट जाती है तो उससे मतदान करने से पहले उस पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा जाता है अपने पास। इसके बाद आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी स्पेशल राइट्स की अपन बात करते हैं। तो देखो, यह किसी मंत्री के द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन में, क्या, मंत्री के द्वारा जो संसदीय विशेषाधिकार रहते हैं उनके उल्लंघन में, उल्लंघन अर्थात उनकी अवहेलना की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के विशेषाधिकार की अवहेलना या उल्लंघन होता है तो उनके कार्य करने पर किसी सदस्य द्वारा पेश कर दिया जाता है। क्या, किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाएगा। और जब सदस्य ये महसूस करेगा कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर पा रहे या गलत सूचना देकर, सही तथ्य तो प्रकट ही नहीं करे और गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने क्या है, सदन या एक अथवा सदस्यों का उल्लंघन किया है। किनका किया है, या तो सदन के जो सदस्य, एक अथवा एक से अधिक सदस्यों का उल्लेख किया गया है अपने पास में। इसका उद्देश्य क्या होता है, संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है, ठीक है। संबंधित मंत्री की निंदा करना है जिसके संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का अपने बात की गई है। अब देखो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए किसी प्रस्ताव की तरफ। देखो, इस प्रस्ताव के द्वारा यदि सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति लेता है, क्या, सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति ले, तो किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करता है। ध्यानाकर्षण क्या होता है, आकर्षण यानी किसी और आकर्षित करना अपने पास में। तो जिस मामले पर पीठासीन की अग्रिम अनुमति लेगा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है तो वो किसी लोक महत्व के विषय पर किसी भी सबको आकर्षित कर सकता है। और शून्यकाल, अब शून्यकाल अभी अपन ने पढ़ा था कि इसका कोई से जो है अपने पास में अनौपचारिक महत्व की बात मिलती है अपने पास में, ठीक है। तो शून्यकाल की तरह ये क्या है, भारतीय नवाचार होता है अपने पास में, जो 1954 से अस्तित्व में आया अपने पास में। और शून्यकाल से विपरीत नियमों में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 1954 में अगर अपन साइंस से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, शुरुआत में नई सरकार बनी थी तो किस तरह से भारत को क्या विकसित करने की बात चल रही थी, तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर बात की गई थी अपने पास में, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था अपने पास में। 1954 में किसका, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और होमी जहांगीर भाभा को इसका सचिव बनाया गया था अपने पास में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था अपने पास, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, ठीक है। ये किससे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है अपने पास में। इसके बाद अपन देखते हैं आगे स्थगन प्रस्ताव। अभी जब अपन ने कल भी पढ़ा था तो स्थगन प्रस्ताव से संबंधित बात करी थी। तो स्थगन यानी अनिश्चित काल के लिए एक तो स्थगन होता है, अरे कुछ समय के लिए स्थगन की किसी विशेष कार्यवाही के दौरान उस सदन को क्या है, स्थगित कर दिया जाता है। एक गणपूर्ति कोरम के अभाव में भी क्या है, सदन को स्थगित किया जाता है। गणपूर्ति क्या होती है, कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होता है, ठीक है। इस तरह स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं। तो एक होता है लोक महत्व के मामले पर। अब ये अपन ने देखा था लोक महत्व का मामला किस पर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अर्थात सभी जो सांसद है या फिर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव किसी लोक महत्व के विषय पर, तो उसकी अनुमति से ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को संसद में पारित किया जाता है अपने पास में। इसके बाद किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। जो सदन की नियमित कार्यवाही चलती है उसको स्थगित करने के लिए क्या, अगर कोई अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है तो उस पर चर्चा करने के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्थगन प्रस्ताव। और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन कम से कम आवश्यक होता है। अगर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना है तो सदन में उपस्थित सदस्यों में से कम 50 सदस्य इसके लिए वोट करें कि सदन को स्थगित किया जाए और अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा की जाए अपने पास में, ठीक है। और यह प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में लाया जा सकता है। किस पर लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। और सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। अगर अब आपने स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2.5 घंटे से कम 2.5 घंटे अपने को चाहिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अपने पास, ठीक है। इसके बाद जो अपन बात कर रहे हैं आगे कि सदन की कार्यवाही के लिए निम्न सीमाएं क्या क्या है।
देखो इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है जो कि निश्चित, तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के होते हैं। अब ये थोड़ी है कि सर हमें पार्ले जी की बिस्कुट की रेट कम करनी है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ी है कि इसके लिए सदन को स्थगित किया जाएगा अपने पास में। इसके लिए अगर कोई लोक महत्व का विषय, जैसे किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है किसी लोक महत्व के विषय में, जैसे आर्टिकल 370 था, तो उसके लिए सदन को स्थगित करके उसके लिए क्या है स्थगन प्रस्ताव की बात की गई थी अपने पास में। तो वो क्या है लोक महत्व का विषय था अपने पास में। ठीक है, आर्टिकल 370 क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके बाद आता है इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। तो उस दिन अगर आर्टिकल 370 पे चर्चा हुई थी तो ये नहीं है कि फिर बीच में उठा के अपन ने कोई और मुद्दे की बात करने लग गए। ठीक है, सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात भी अपन ने नहीं करी थी उस दिन। ठीक है, अब कब हुआ था जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 की बात अपन करते हैं उस दिन। ठीक है, अब देखो इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषय को। अब ये कब हुआ था, 2019 के अंदर हुआ था। तो 2019 के अंदर ही उस समय की जो वर्तमान घटना थी उसको चालू किया गया था अपने पास में। ठीक है, इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। विशेषाधिकार प्रश्न अपने पास में किस में थे, यहाँ पे अपन ने देखा था विशेषाधिकार के अंदर। ठीक है, अब ये विचाराधीन विधेयक थे अपने पास। इसके बाद अपन ने देखे थे विशेषाधिकार, एक सेकेंड रुको, खा गए, ये रहे। तो ये देखो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव है अपने पास में। तो जब किसी संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन में कार्य करने पर सदस्य के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं स्थगन प्रस्ताव के अंदर कि विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जाएगा, अर्थात संसदीय सचिव या संसदीय समिति के द्वारा या सदस्य के द्वारा उससे जो मंत्री से संबंधित किसी भी विशेषाधिकार के प्रश्न को आप नहीं उठा सकते, क्योंकि ये क्या है स्थगन प्रस्ताव है। तो लोक महत्व के विषय पर बात होगी, ये नहीं कि किसी मंत्री के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके माध्यम से किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की सकती जिस पर क्या है उस सत्र में पहले चर्चा हो चुकी है। अगर पहले ही चर्चा हो चुकी है तो सदन को बेवजह स्थगित करके उसी मुद्दे पर चर्चा करना क्या है अनिवार्य नहीं होता अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपने पास इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर भी चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन है। अगर न्यायालय में उस पर पहले विचार चल रहा है तो आप उस मुद्दे पर वापस से सदन में चर्चा नहीं कर सकते और न ही आप सदन को स्थगित कर सकते हो। और इससे किसी प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषय को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। भाई आपको विशेष प्रस्ताव दे रखा है तो आप इसे पुनः उठाने की अनुमति नहीं है आपके पास में, क्योंकि एक बार पहले ही उस पर चर्चा हो चुकी है अपने पास। इसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन जिसे अपन बोलते हैं। अब विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई सरकार उसे क्या है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 में, तो उनके खिलाफ क्या है पहले तो अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, परंतु जब लोकसभा अध्यक्ष बोले कि विश्वास प्रस्ताव को क्या है पारित करना है, तो विश्वास प्रस्ताव अर्थात क्या होता है जो सरकार सत्ता में है तो उसके द्वारा संपूर्ण बहुमत सिद्ध करना। देखो खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु, एक तो संसद, एक सरकार और एक गठबंधन सरकार होती है, तो इनसे निपटने के लिए एक प्रक्रिया के तहत विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। देखो क्षीण बहुमत के द्वारा, किसके द्वारा, क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह थे, अब क्या हुआ राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। खुद के विवेकानुसार जब अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाली क्लास पढ़ी थी ना, उसके अंदर अपन ने इस पर चर्चा करी थी। तो देखो जो भी क्या होते हैं क्षीण बहुमत वाली सरकार है तो भाई या तो गठबंधन के द्वारा या फिर खुद का बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसे निर्देशित किया जाएगा। और जो भी सरकार इस समय होगी तो कभी कभी खुद का बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। विश्वास प्रस्ताव मतलब हाँ भाई हमारे पास इतने सांसद है कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी, सरकार के पास क्या है पूर्ण बहुमत होता है, और यह विश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाएगा तो सरकार भी क्या है गिर जाएगी अपने आप ही। ठीक है, इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव, किसी भी सदन में किसी के ऊपर भी निंदा करना। तो निंदा प्रस्ताव क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है अपने पास में। अब देखो धन्यवाद प्रस्ताव, अपन थैंक यू बोलते किसी को तो थैंक यू के लिए क्या धन्यवाद प्रस्ताव। अब देखो क्या है, पहले तो आम चुनाव के पहले सत्र में या वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में। अब वित्तीय वर्ष कब से, 1 फरवरी को बजट पेश होता है और अपने पास 31 जनवरी तक या 31 मार्च तक का रहता है अपने पास में। ठीक है, तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति क्या सदन को संबोधित करता है। 3 अपने पास में राष्ट्रपति कब करता है, जब नई लोकसभा आती है या वित्तीय वर्ष के प्रथम सदन में।
ठीक है, पहले सत्र में। तो अपने संबोधन में राष्ट्रपति पिछले साल के और आने वाले साल में सरकार की नीति और योजनाओं का उल्लेख करता है, जो खाका उन्होंने बनाया हुआ होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया अपने पास में। ब्रिटेन का जो राजा है वहाँ पे क्या होते हैं, ब्रिटेन में प्रिंस होते हैं, तो उनके भाषण से क्या है, राष्ट्रपति जो संबोधित करता है सत्र को, उसकी प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को अपन धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और बहस के बाद प्रस्ताव को क्या है, मत विभाजन के लिए रख दिया जाता है, और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक होता है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना होता है। अगर सदन के द्वारा क्या है, इस प्रस्ताव में पारित नहीं होता है, तो वो क्या है, सरकार का पराजित होना होता है। और राष्ट्रपति का ये प्रारंभिक भाषण सदस्यों की चर्चा, वाद विवाद के मुद्दे उठाने के लिए और त्रुटि और कमियों के द्वारा सरकार और प्रशासन की आलोचना के अवसर उपलब्ध कराता है। भाई जैसे राष्ट्रपति का जो प्रारंभिक भाषण होता है ना अपने पास में, एक सेकंड रुको, हाँ, जो क्या है सदस्यों की चर्चा पे होता है और वाद विवाद के मुद्दे उठाने पर होता है। अब किसी भी जो चर्चा है, अगर उस पर चर्चा की जा रही है तो वाद विवाद के मुद्दे उठ सकते हैं, कि डिबेट हो सकती है उन पर। और अगर जो सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो कमियां की गई है, मतलब किसी भी नीति को बनाने में कोई त्रुटि अगर होती है, या फिर किसी भी योजना को लागू करने में किसी भी मंत्रालय के द्वारा कोई भी कमी प्रदर्शित की जाती है, तो उसकी आलोचना करने के अवसर किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं अपने पास में, धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आते हैं अपने पास औचित्य प्रश्न। किसकी बात कर रहे हैं अपन, औचित्य प्रश्न की। तो जब देखो, जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते, जब सदन क्या है, संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करेगी, तो एक सदस्य पूछेगा कि औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। औचित्य प्रश्न यानी सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछा गया प्रश्न, और ये क्या है, विपक्षी सदस्य के द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। अब अगर सत्र चल रहा है, कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा, तो विपक्षी सरकार के सदस्य के द्वारा क्या है, सरकार पर नियंत्रण किया जाता है। और ये क्या है, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक असाधारण युक्ति होती है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त भी कर सकती है। औचित्य प्रश्न में किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की बहस का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर आती है आधे घंटे की बहस। तो यह पर्याप्त क्या है, लोक महत्व के मामले आदि पर चर्चा के लिए होती है। क्या है, पर्याप्त लोक महत्व के मामले आदि पर चर्चा के लिए होती है। और अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करता है अपने पास में। भाई आधे घंटे की बहस करनी है आपको, तो उसके लिए क्या है, लोकसभा अध्यक्ष 3 जो है हफ्ता में 3 दिन उसके लिए पहले निर्धारित कर दिए जाते हैं कि सदन में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होगा, सिर्फ इन मुद्दों पर बहस हो सकती है अपने पास। फिर आती है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक यानी सूक्ष्म चर्चा, जिसे अपन बोलते हैं थोड़े समय के लिए की गई चर्चा, तो इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं अपन, ठीक है। 2 घंटे की चर्चा भी अपन इसे बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से जब अपन ने पहले देखा था 2.5 घंटे का समय किसके अधिक नहीं लगता, स्थगन प्रस्ताव के अंदर अपन ने देखा था, ठीक है। संसद को स्थगित करने के समय 2.5 घंटे से अधिक समय लगना ही चाहिए कम से कम। फिर देखो, संसद सदस्य के द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं। पब्लिक जो वेलफेयर यानी जो लोक कल्याण की बात अपन बोलते हैं, आर्टिकल 38, तो आर्टिकल 38 के तहत किसी भी सार्वजनिक मामले के लिए बहस को अपन रख सकते हैं। क्या होती है, इस पर अल्पकालिक चर्चा 2 घंटे से अधिक समय निर्धारित नहीं होता है, और अध्यक्ष एक सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध कराता है। ठीक ऊपर अपन ने पढ़ा है अभी, जैसे आधे घंटे की बहस होती है, तो पहले क्या है, लोकसभा अध्यक्ष 3 दिन निर्धारित कर लेता है, और ना तो आप इस पर मतदान कर सकते हो, ना ही कोई इस पर औपचारिक प्रस्ताव पारित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अल्पकालिक चर्चा है। तो अल्पकालिक चर्चा क्या होती है अपने पास में, कोई भी सदस्य सार्वजनिक महत्व के मामले को रखता है और उस पर बहस हो सकती है अपने पास में, और एक सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है विशेष उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न तो नहीं है, क्या औचित्य प्रश्न नहीं है, उसे प्रश्नकाल के दौरान भी नहीं उठाया जाता। अभी अपन ने पढ़ा था प्रश्नकाल क्या होता है, सदन का प्रथम शुरुआती समय, ठीक है, सदन का प्रथम शुरुआती समय होता है अपने पास में, ठीक है। सदन का प्रथम क्या होता है, शुरुआती समय होता है अपने पास में। तो ये अब देखो, आधे घंटे की बहस में जितने भी मामले शामिल होते हैं, तो उसे विशेष उल्लेख के तहत किसमें उठाया जाएगा, राज्यसभा के अंदर उठाया जाता है। संसद के जो विशेष अधिकार मतलब सार्वजनिक महत्व के मामलों को राज्यसभा में, और किस संख्या के तहत, नियम संख्या 377 के तहत उसे अधीन नोटिस बोला जाता है अपने पास। फिर आता है संकल्प यानी रिजोल्यूशन की अपन बात करते हैं, किसकी, रिजोल्यूशन की। आज हम संकल्प लेते हैं कि, अपन जब संविधान पढ़ते हैं तो आज हम ये संकल्प करते हैं कि बात करते हैं अपन,
तो देखो, साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, साधारण लोक महत्व का मामला है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी सदस्य के संकल्प को लाता है अपने पास में, और किसी सदस्य के द्वारा जब ये संकल्प प्रस्तावित किया जाता है उस संकल्प के संशोधन को अनुमति के बिना वापस नहीं कर सकते। भाई जो संकल्प का संशोधन आया है तो आपको उसको अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। और संकल्प की श्रेणियों को 3 में बांटा गया अपने पास में। पहली कौन सी है? गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प की बात करिए। इस पर बहस केवल कब होगी? शुक्रवार या दोपहर की बैठक के बाद में होती है। एक ही डेट फिक्स है गैर सरकारी संकल्प के लिए, कौन सी? फ्राइडे की अपन बात करते हैं, ठीक है। कब है? फ्राइडे को, या फिर दोपहर के बाद बैठक में की जा सकती है, क्योंकि दोपहर के बाद की बैठक के 2 सत्र होते हैं सदन के, एक तो 11 बजे से 1 बजे तक, एक 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। फिर आते हैं सरकारी संकल्प। तो यह संकल्प मंत्री के द्वारा लाया जाता है, इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। सरकारी संकल्प है तो इसे सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। फिर आता है एक सांविधिक संकल्प, तो ये तो गैर सरकारी सदस्य या मंत्री के द्वारा लाया जाता है। गैर सरकारी सदस्य अर्थात तो सरकार का सदस्य नहीं है या किसी भी मंत्री के द्वारा सांविधिक संकल्प को पारित किया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत इसे लाया जाता है। जो संविधान के उपबंध है या संविधान के कोई भी अधिनियम है तो उसके द्वारा इस सांविधिक संकल्प को पारित किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं संकल्प प्रस्तावों से निम्नलिखित संदर्भ भिन्न होते क्या? सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। जितने भी संकल्प रहते हैं वो क्या आएंगे? महत्वपूर्ण प्रस्ताव की श्रेणी में। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है, ठीक है। और यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो। जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं ये नहीं है कि वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी अनिवार्य नहीं होता है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। जितने भी प्रस्ताव आए पहले उन पर चर्चा हुई, उन्हें इंपॉर्टेंट लगा कि ये प्रस्ताव रखने जैसा, अनुमति जैसा है कि उसे स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा अगर उन्हें महत्वपूर्ण नहीं लगेगा तो आवश्यक भी नहीं है कि उसे सभा में स्वीकृति के लिए रखा जाता है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं युवा संसद। तो युवा संसद क्या होती है? चौथे अखिल भारतीय वीप सम्मेलन। अपन ने वीप पढ़ा था। वीप कब पढ़ा है अपन ने? दल बदल अधिनियम के अंदर 1952 जो अपने पास ये एक्ट था 1985 का 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से, तो उसके द्वारा वीप पढ़ा था अपन ने क्या कि जब सरकार के द्वारा कोई भी विधेयक लाया जाता है, कब? लोकसभा के अंदर, तो उसके द्वारा क्या है, जब अगर कोई भी पार्टी का जो नेता है अगर वो उसके खिलाफ वोटिंग करने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ व्हिप जारी की जाती है अपने पास में, ठीक है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं? एक तो ये युवा पीढ़ी की संसद को कार्यवाही से अवगत कराएगा, ठीक है। इसके बाद युवाओं को मस्तिष्क के अनुशासन और संबंध तथ्यों से परिचित कराता है, और ये छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है या उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्यक्रम की सही जानकारी मिल सकती है कि कौन सा लोकतांत्रिक संस्थान किस कार्य के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। अभी अपन देखते हैं आजकल संसद में युवा जो रहते हैं किसी मुद्दे पर उन्हें टॉपिक के लिए, हर एक चीज़ों के लिए बुलाया जाता है। जैसे अभी अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत का क्या महत्व है? वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आजकल देखने को मिलेगा आपको कि जो अलग अलग छात्र रहते हैं किसी एक स्पेशल जो उन्हें बुलाया जाता है वो क्या करते हैं? सदन पर बहस करते हैं इस मामले में, ठीक है, ताकि उन्हें क्या है, लोकतांत्रिक संस्थानों के जो कार्य रहते हैं उनकी सही जानकारी मिले। और इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण और योजना को लागू करने के लिए क्या है? प्रोत्साहित करता है। इसके बाद आती है संसद में विधायी प्रक्रिया। अब विधायी प्रक्रिया क्या होती है? लीगल प्रोसेस की अपन बात करेंगे। तो ये दोनों सदनों में संपन्न होगी क्योंकि प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। सिर्फ एक को छोड़ दो आप, धन विधेयक को। तो धन विधेयक क्या होता है? लोकसभा जो रहती है अपने पास में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और जब उसे राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वह धन विधेयक को नामंजूर करे। सिर्फ उस पर अधिकार होता है कि वो उन पर क्या चर्चा कर सकती है और अपने सुझाव लोकसभा को भेज सकती है, और लोकसभा बाध्यकारी नहीं है कि वो सुझाव धन विधेयक के अंदर शामिल किए जाए अपने पास में, ठीक है। तो साधारण विधेयक क्या होता है? वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। जितने भी आप संविधान संशोधन देखते हो वो सब किसमें आते हैं? साधारण विधेयक के अंदर आते हैं। 104वां संविधान संशोधन क्या था? आंग्ल इंडियन समुदाय की जो सीटें थी उन्हें समाप्त करना, तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित किया गया था। अब देखो धन विधेयक, ये क्या होते हैं? वित्तीय विषयों यथा करारोपण लोकवी की बात करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा अपने पास में आर्टिकल 110 के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 112 अपने पास में वार्षिक वित्तीय विवरण की अपन बात करते हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या है, अपने पास में संविधान पुस्तक में स्थान पाने से पहले संसद में 5 चरणों के अंदर से गुजरता है। प्रथम पठन यानी पहली बार पढ़ना। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और यह विधेयक किसके द्वारा वो प्रस्तुत किया जाएगा, या तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जब कोई सदस्य सदन में ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहेगा तो उसे पहले सदन को बताना होगा कि वो किस मुद्दे के ऊपर क्या है, अग्रिम सूचना उसे देनी होगी कि किस मुद्दे पर वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ठीक है, किस मुद्दे पर विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक और इसका उद्देश्य बताएगा। जैसे अभी अपन बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की, तो जीएसटी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, तो उन्हें पहले इसका शीर्षक और उद्देश्य बताया गया कि जीएसटी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले यह विधेयक लाया जा रहा है। इस चरण में क्या है, विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र यानी होता है गेजेटियर, तो उसमें प्रकाशित किया जाता है। और यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है। तो विधेयक का प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में प्रकाशित होना ही क्या कहलाता है, अपने पास प्रथम पठन, अर्थात विधेयक का पहली बार पढ़ना ही, प्रस्तुतिकरण करना ही क्या है, वो अपने पास में प्रथम पठन कहलाता है। इसके बाद आता है द्वितीय पठन। तो इस पठन में क्या है, विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाएगी। और इस चरण में विधेयक को निम्नलिखित 4 प्रकार से निपटाया जाता है अपने पास में, ठीक है। पहला क्या है, सामान्य चर्चा की अवस्था। देखो अपन चाहे कम पढ़े पर अपन को ऐसा पढ़ना है कि चीज़ें अपने को याद रहे, ठीक है। अब देखो सामान्य चर्चा की अवस्था, विधेयक के ऊपर एक प्रक्रिया सभी सदस्यों के बीच विस्तृत रूप से की जाती है। यानी एक जो प्रक्रिया है उस सभी सदस्यों के बीच में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और इस अवस्था में विधेयक के लिए सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होगी, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी उसके अलावा सिद्धांत और उपबंध उन पर चर्चा होगी, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं हो सकते। इस चरण में क्या है, संसद निम्न 4 में से कोई कदम उठा सकती है। पहला क्या, इस पर तुरंत चर्चा कर सकती है, इसके लिए कोई भी अन्य तिथि नियत कर सकती है। इसके बाद सदन को प्रवर समिति को इसे सौंपा जा सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को इसे सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है, अपन पहले बात कर रहे एक सेकेंड रुको, अपन बात कर रहे सामान्य चर्चा की अवस्था में, तो इससे पहले तो तुरंत चर्चा कर सकते हैं, इसके लिए कोई तिथि निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है, या जनता के विचार जानने के लिए इसे सार्वजनिक भी किया जा सकता है, ठीक है। और प्रवर समिति में जब सदन के सदस्य होते हैं या ये विधेयक लाया जाता है तो संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं अपने पास। फिर आती है समिति अवस्था, तो विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है अपने पास में। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत क्या समिति विधेयक को वापस कर देती है अपने पास में, ठीक है। तो आज अपन यहाँ तक ही रखेंगे, इसके बाद अपन कल देखेंगे, ठीक है। अपना समझना ही मेन उद्देश्य, कंप्लीट तो करना है ही नहीं अपने को, कंप्लीट भी हो जाएगी चीज़ें, पर अगर जब आपको समझ आएगा वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन ने शून्यकाल देखा तो प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल को लेख नहीं मिलता अपने को, ये अनौपचारिक साधन होता है और बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाते हैं अपने पास। कटौती प्रस्ताव अपन ने देखा वाद विवाद समाप्त करने के लिए लाया जाता है। साधारण कटौती पहले से चर्चा हो चुकी है, इस पर सिर्फ मतदान के लिए रखा जाएगा। घटकों में कि पहले से लंगे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है अपने पास में। इसके बाद कंगारू कटौती, क्या महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और चर्चा होती है। गिलेटिन प्रस्ताव क्या होता है, किसी भी विधेयक या संकल्प पर अगर चर्चा नहीं होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए गिलेटिन प्रस्ताव लाया जाता है। फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है अपने पास में, वो कार्य के सदस्य के उल्लंघन के पेश करने पर किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, संबंधित मंत्री की निंदा करना। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से लाया जाता है किसी मामले पर जो कि लोक महत्व से संबंधित होता है उस पर आकर्षित करने के लिए। इसके बाद अपन ने देखा स्थगन प्रस्ताव, तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन को स्थगित किया जाए, इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है, यानी समर्थन आवश्यक होता है। अब कौन से ऐसे मुद्दे जो कि निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी होते हैं, एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं कर सकते अपन। इसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव, जो सरकार सत्ता में है उसे क्या है, अपने जो सांसद है उनके वोटों का पूर्ण बहुमत सिद्ध करना होता है कि हमारे पास इतने क्या है सांसद है और उन्होंने वोट करा है, इसके लिए विश्वास प्रस्ताव। अगर विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा तो सरकार भी गिर जाएगी, ठीक है। फिर निंदा प्रस्ताव अलग था अपने पास में। इसके बाद अपन ने देखा धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, मत विभाजन के लिए रखा जाता है बाद में, और इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना आवश्यक नहीं होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है, सरकार को पराजित करना होता है अपने पास। इसके बाद औचित्य प्रश्न अपन ने देखा था कि
संसद के किसी सदन के एक सदस्य के द्वारा विपक्षी जो सदस्य रहता है उसके द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाता है। आधे घंटे की बहस, तो अध्यक्ष क्या है, एक सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर देगा अपने पास में, और इसके अलावा औपचारिक मतदान नहीं होता है इसके ऊपर। फिर आती है अल्पकालिक चर्चा, तो ये 2 घंटे से अधिक का समय इसके लिए नहीं दिया जाता और एक हफ्ता में इसके लिए 3 दिन उपलब्ध कराता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर विशेष उल्लेख अपन ने देखा कौन से नियम में, 377 के नियम में दे रखा है लोकसभा के अधीन नोटिस बोला जाएगा जब उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जा सकता। आधे घंटे की बेस में जितने भी मामले शामिल होते हैं वो विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। फिर आता है संकल्प, साधारण लोक महत्व के विषय पर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई सदस्य संकल्प लेता है अपने पास। फिर आते हैं गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, तो यह संकल्प गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाया जाता है कब, शुक्रवार और दोपहर के बाद बैठक में। फिर सरकारी संकल्प सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। और सांविधिक संकल्प अपन ने देखा था कि महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं ये अपने पास में, ठीक है। फिर युवा संसद अपन ने देखा कि क्या है, युवा जो पीढ़ी है उसको संसद की कार्यवाही से अवगत कराएगा और युवाओं को मस्तिष्क के अनुशासन और संबंधित तथ्यों से परिचित कराता है। छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझ को विकसित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। फिर संसद में विधायिक प्रक्रिया 2 तरह से, एक तो साधारण विधेयक, एक धन विधेयक। तो साधारण विधेयक सदनों के दोनों, जो संसद के दोनों सदन रहते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी में भी उसे पेश किया जा सकता है अपने पास में, ठीक है। और धन विधेयक क्या है, सिर्फ लोकसभा पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। फिर प्रथम पाठन अपन ने देख लिया था, अगर कोई भी सदस्य इससे सदन में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले इसकी अग्रिम सूचना देनी होती है अपने पास में, ठीक है। और इसका शीर्षक और उद्देश्य वो पहले ही डिसाइड कर लेता है। फिर द्वितीय चरण अपन ने देखा, द्वितीय पठन, तो इसकी क्या है, सामान्य विस्तृत समीक्षा की जाती है, उस सामान्य चर्चा की अवस्था की जाती है, ठीक है। सिद्धांत और उपबंधों पर चर्चा होगी। इसके बाद अपन ने देखा सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाएगा अपने पास, और जनता को जानने के लिए इसे सार्वजनिक किया जा सकता है अपने पास में। फिर समिति अवस्था अपन देख चुके थे, खंडवार विचार करती है अपने पास। फिर इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे यहाँ से। सो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई है तो क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस समझ आ रही है या नहीं आ रही है। क्रॉन्च एकेडमी हमेशा ट्राई करती है कि आपको कंप्लीट प्रोवाइड करे जितना भी सब कुछ है, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।